start. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शगुफ्ता लोधी। जनाब, आज आपके साथ जो प्रोग्राम का आगाज है वो हम करेंगे कुछ खूबसूरत आशार से, और फिर ये आशार किसके हैं उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। पहले लुत्फ अंदोज होइए। ये जो चंद वर्सेस आपको मैं सुना रही हूँ। अदलो इंसाफ के ईवान बदल जाते हैं, बात अपनी हो तो मीज़ान बदल जाते हैं। हमने वो जादू बयानी भी यहाँ देखी है, आन की आन में इंसान बदल जाते हैं। जिनसे रोशन रहा करते थे निगाहों के चिराग, जिनसे रोशन रहा करते थे निगाहों के चिराग, चश्मे नम ना हो तो हैरान बदल जाते हैं। दास्तान आज भी औरत की कहाँ बदली है, दास्तान आज भी औरत की कहाँ बदली है। दुख वही रहते हैं, उन्वान बदल जाते हैं। अब कहाँ दिल में मकी वस्लों की ख्वाहिश साहिब, घर वही रहता है, मकान बदल जाते हैं। ये अशार एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पावरफुल स्ट्रॉन्ग खातून की हैं जिनका नाम सदफ मिर्जा है, जो डेनमार्क से आज हमारे साथ हैं। और उनका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है ख़वातीनो हज़रात कि जहलम और सराया आलमगीर का सबसे पहला इल्मी और अदबी घराना जो मिर्जा खानदान था वो उनकी साहबजादी हैं, और एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है उनके खानदान की। और सिर्फ यही नहीं, उनकी जो अगर आप शेरी मजमूए देखें तो वो आपको ताजगी का एहसास देते हैं। एक ऐसी खुददार और एक ऐसी खुद एतमाद खातून जो दूसरों के लिए मशले राह है, जिसने अपनी जिंदगी में बेधड़क और बावकार होने का सबूत दिया। और यही नहीं, उन्होंने जो कुछ पढ़ा, अहले शेरो सुखन में जितने भी लोग हैं, और जो कुछ लिखा और जो कुछ उन्होंने जग बीती आप बीती के थ्रू बयान की, वो सुनने और पढ़ने के लायक है। और तारुफ कुछ उनका इस तरह से है कि वो डेनमार्क की प्रेसिडेंट हैं, यूरोप लिटरेरी सर्कल की वो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ वुमेन इन फोकस की, और शी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ टीवी लिंक। अगर उनका मैं तारुफ शुरू कर दूं तो ये तो प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ ख़वातीन और हज़रात, हमारे गिमी टीवी के व्यूअर्स, उनके फैंस बेतहाशा पूरी दुनिया में है, क्योंकि जाहिर है वो पूरा एक यूरोप का बेशुमार मुल्क जो है वो कवर करती हैं। तो मैं डायरेक्ट उनके साथ बात करना चाहूंगी। जी, वेलकम टू द शो सदा, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक आपकी इतनी मीठी मीठी आवाज़, फिर आपकी पर्सनालिटी, और जो आपके साथ पिछले साल लंदन फेस कल्चरल फाउंडेशन के इवेंट में मुलाकात हुई थी, तो वो मुलाकात मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक इतना गहरा ताल्लुक बन जाएगा। और वो गहरा ताल्लुक जब हमने एक दूसरे को डिस्कवर किया, तो जैसे मेरा ये होता है कि मैं ना कोई प्रोग्राम करती हूँ तो ये हस्ती मेरे साथ होती है। ये तस्वीर मेरे वालिद मोहतरम की और सलीम खान गिम्मी साहब की, जिनके नाम पे मैंने ये चैनल भी खोला है, और उन्हीं के मिशन को आगे लेके जा रही हूँ। और आपकी किताब अगर बरगद पढ़ें तो यही कुछ आपके साथ हुआ। बहुत माँ बाप से प्यार तो हर किसी को ही होता है, लेकिन कुछ जो इश्क की स्टेजेस आती हैं ना बापों के साथ, तो मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज जो सदफ मिर्जा है, एक इतनी अपराइट पर्सनालिटी, एक अदबी मीनार, एक यूरोप का नाम, उसके पीछे कितना जरूरी था कि उसके बाप का हाथ होता? शगुफ्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और हमारे नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, जिन जो मैं आपके तवस्सुत से जिन तक पहुँच रही हूँ।
और इस बात का शुक्रिया कि आपने मुझे चीज को इस काबिल समझा कि आपका जो ये प्रोग्राम है इस वक्त ये यूरोप के बहुत ही पेशरो प्रोग्राम समझा जाता है कि आपने इसमें मुझे मदऊ किया, मेरी तख्लीकात पढ़ी, इसके लिए वक्त निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो कुछ मेरा ख्याल है ज्यादा ही ज़र्रारा आफ़ताब कर आपने ज़रूरत से ज्यादा ही बहुत कुछ कह नहीं दिया। नहीं, मैं कह ही नहीं पाई क्योंकि आपने आपकी बहुत कुछ तहरीरें जो कहा चीजें मेरा दिल मोह लिया। मैं आपको सच्ची बात कह रही हूँ, दिल से बात कह रही हूँ। और और शुक्रिया। आप जितनी सच्ची हैं ना, मैं भी उतनी सच्ची हूँ। मैं तो हमेशा में मेरा किसी की तारीफ करने को दिल नहीं करता। चलिए, दोबारा आदाब, वो क्या कहते हैं फारसी वाले, वली रा वली मी शनासद, एक जैसे इंसान एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और लंदन में भी यही हुआ कि कोई ना कोई चीज एक दरमियान में थी, एक शफाफ किस्म की चीज जिसे आप कहते हैं। देखिए, हमारे पास इस पे टीवी लिंक पे गुज़श्ता 18 बरसों से बहुत लोग आए, यूरोप से आए, इंग्लैंड से खवातीन को बुलाया। मतलब हमेशा हमारा यही रहा विमेन इन फोकस के तहत कि खवातीन जो विमेन एम्पावरमेंट है, बिलखसूस जो हम यूरोप में खवातीन हैं और जो जिनके साथ सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता, जिनके साथ हमारा मुसलमानों का नाम भी होता है। और अगर पाकिस्तान का नाम भी नाम हो तो मुख्तलिफ जो हमारी सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, जिसमें सारा बड़े सगीर आ जाता है, या जनूबी एशिया, तो उन खवातीन का एक ऐसा चेहरा खास तौर पे यूरोप वालों के सामने रखना जो ये समझते हैं कि ये बेचारी दबी हुई, पिसी हुई और कहीं से एग्जैक्टली। मार खाती हुई आ जाती हैं, है ना? तो उनको भी एक ये बात बतानी थी कि ऐसा हरगिज नहीं है। खवातीन जो है वो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में बहुत आगे जा चुकी हैं। तो ये हमारे मकासद थे। और दूसरी बात जो आपने बरगद के हवाले से की, तो इसमें भी एक तो ये था, जिन लोगों ने बरगद पढ़ा है उनको इल्म है कि मैंने बरगद अपने वालिद साहब की बार बार तहरीक दिलाने पे शुरू किया कि अब तुम्हें दोबारा लिखना चाहिए। पहली दफा तो जब मैंने लिखना शुरू किया मुझे तो याद भी नहीं, बच्चों की नज़मों से, स्कूलों की बज़्म अदब से, ड्रामों से, कहानियों से, वहां से आगाज हुआ, डेनमार्क में आके इख्तिताम हुआ। लेकिन जो उसका नशात सानिया है, गाना सॉन्ग है जो उसका, वो दोबारा अब्बाजी की वजह से हुआ। और मैं समझती हूँ कि वो लोग जो अपने वालिदैन को अपना सिर्फ वालिदैन ही नहीं बल्कि एक मुहसिन भी मानते हैं कि वालिदैन बिल्कुल। का ये काम होता है कि मोहसिन है, बिल्कुल। काम क्यों हो कि आप एक शेर है कि औरों के लिए धूप में चुपचाप खड़े हैं, औरों के लिए धूप में चुपचाप खड़े हैं, सीखे कोई आदाब वफा संगो शजर से। तो वाह। शजर के नजदीक इस्तिआरा है इस बात का, खुद धूप में जलना, जमीन में अपनी जड़ें जो हैं उसमें खड़े रहना, और फिर बावकार सर बुलंद होके खड़े होना, और हम्म। उस छाया में अपनी औलाद को रखना। तो मैं बिल्कुल। ये समझती हूँ कि मेरी जो इब्तिदाई बचपन से सिर्फ अब्बा जी ही नहीं बल्कि हमारा जो पूरा यूनिट था खानदान का, हम्म। बाबा जान, ताया जान, चचा जान, इन सब ने मेरे लिए बाकायदा एक जीना बनाया। मेरी हम्म। इसमें एक नज़्म भी है कि जवाहर से बना जीना। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं आपके लाशऊर में होता है। आप शऊरी तौर पे कुछ नहीं लिखते, सिर्फ ये नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि शायरी आप करती हैं क्योंकि शायरी तो एक लाशऊरी अम्र है। हम्म। लेकिन ये जो नस्र है ये भी मुझे बाज़ औक़ात ऐसे ही लगती है कि आप चलते-चलते जी चाह रहा है कुछ लिख दें। मौसम देखा है, जी चाह रहा है इसको लिख दें, हाँ। बच्चे की मुस्कान पे लिख दें। तो ये भी तो वही एक चीज़ है ना, आप जिसे लाशऊरी कहेंगे, हम्म। जिससे आप अंडर द मोमेंट, है ना, राइट हम्म। हियर हम्म। राइट नाउ, तो आप कुछ लिख देते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि जो मैं लिखती हूँ वो ऐसा ही है, बगैर किसी प्लान के, जो मेरे सामने है, अभी है, यहीं है, इस वक़्त है, लम्हा मौजूद उसमें। आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और लिखने की बात की तरफ तो मैं ग्रेजुअली जूं प्रोग्राम चलेगा, आप देखेंगे कि मैंने इसको थोड़ा डिवाइड कर लिया, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात, सदफ मिर्ज़ा जो हैं, इन्होंने जब ये पाकिस्तान से उधर डेनमार्क में सेटल हुई, वहाँ चली गई, तो इनकी बड़ी एक नौजवानी वाली उम्र थी, अपनी फैमिली के साथ उधर गई। तो वहाँ जाके इन्होंने डैनिश भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी, हिस्ट्री भी पढ़ी, न्यूट्रिशन भी पढ़ी, और इनका अपना फील्ड पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू था। जैसे कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में किया, और जब मैं भी इधर आ गई, कुछ सर्कल बन गया, अदबी सर्कल बन गया, पढ़ने पढ़ाने का शौक था, अदबी घर का माहौल था। आपको भी अपने बुजुर्गों से वो चीज अपने घर के माहौल में मिली। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे लिए बहुत एक इम्प्रेसिव बात थी, जो हम बात कर रहे थे, कि देखें, जब आपको आपके वालिद साहब ने इतनी यंग एज में इलेक्शन में खड़ा कर दिया, तो वो किस तरह से उस पे आप देखें फिर सोसाइटी का जो रिएक्शन होता है, वो जो खानदान का, या कुछ आप देखें एक
बहुत बावकार, मोतबर, बड़ी पढ़े लिखे घराने की, 6 भाइयों की बहन इकलौती, और वो उसको वालिद साहब इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी मुझे हर चीज में उन्होंने जिंदगी में सपोर्ट किया। मतलब वो कहते थे, वो हमें डिबेट्स के लिए, ऑल पाकिस्तान डिबेट्स के लिए हम बहनों को भेजते थे जी। उस टाइम पे किसी को अलाउड नहीं होता था कि कोई लाहौर से कोयटा जा रहा है और उधर इजाजत मिले। हम जिस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे थे, मुझे याद है, मैं और मेरी दोनों बहनें, हम लोग लाहौर कॉलेज में थे, तो बहुत सारी जो हमारी क्लास फेलोज होती थी, अच्छी डिबेटर्स होती थी, उनको इजाजत नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमें हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चियां जाएं, मतलब ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो जब आप इलेक्शन में आपको खड़ा कर दिया, तो वो मुझे आप बताइए कि आपके वो जो सोशल प्रेशर होता है, उसको कैसे आपके वाले साहब ने और आपने अपने आप को उससे बचाया? नहीं, मुझ पे तो सोशल प्रेशर था ही नहीं। हमारे यहाँ जैसे मेरी बेटी अपनी उम्र में 2 बरस आगे थी, वो 2 साल पहले उसने मेडिकल कर लिया। इसी तरह अब्बा को बड़ा शौक था क्लासों को जंप करवाना। तो मैंने जब कॉलेज में कदम रखा तो मैं जो हमारी एवरेज उम्र होती है उससे कम थी, और फिर फौरन ही अब्बा ने कहा कि इलेक्शन है तो तुम इलेक्शन लड़ो। और मेरे लिए ये इसलिए मुश्किल नहीं था कि अब्बा जी थे, मेरे अपने भाई माशाल्लाह, हाँ, फिर मेरे तायाजाद भाई, हम लोग साथ साथ रहते हैं। हाँ, तो बुनियादी तौर पे 6 नहीं बल्कि तायाजाद भाई, चचाजाद भाई, वो पूरी हाँ, वो गुरीला भी फौज। राइट है। आपको पूरा का पूरी माशाल्लाह एक पूरी की पूरी आपके साथ एक और फिर मैं कहूंगी कि फौज थी भाइयों की। पूरी हमारी कहा करती थी लड़के ना, पूरी गुरीला फौज होती है। हाँ, और फिर मुझे सही। याद है कि जब वो पोस्टर लिखे जा रहे थे तो अब्बा जी अपने हाथ से पोस्टर लिख रहे थे। उसपे उन्होंने मुख्तलिफ अशआर लिखे, उसपे उन्होंने इकबाल के अशआर लिखे, वो बीबी फातिमा के, बीबी ज़ैनब के, और फिर भाई जो है वो सीढ़ियाँ रख के और ऊपर लगा रहे हैं। तो अब्बा जी के पास कुछ लोग आए, वहीं आगे पीछे जो उनके भी थे, गाँव भी हैं सराय आलमगीर के आगे जी, पीछे जी, जंगल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मिर्जा साहब ए की हो रहा है ना, कुड़ी अच्छा, का वो ना गांव जड़ा के अब्बा जी आ गए होंगे। का नाम दीवारों पे लिखा हुआ है। तो अब्बा जी सुनते रहे, चाय भाई उनको पिलाई। तो मेरे भाई ने बड़े मजे से मुझे सुनाया, कहता है बाद में अब्बा जी कहते हैं, यार गल है ये कुरान विच सूरत मरियम कट दे तो मैं अपनी बच्ची का नाम दीवार से उतार लेता हूँ। वाह। तो ऐसी जब बात है, जब आपको ऐसी सपोर्ट हो रही है कि हाँ, एक मर्द आपके सर के ऊपर साया करके खड़ा है, जिसके एक हाथ में दीन का चिराग है, दूसरे हम्म, हाथ में उसके पास दुनिया भी है। यही वजह है कि जब मैं लिखती हूँ तो तवाज़ुन क्यों आता है कि आप सिर्फ एक तरफ यक तरफा मत दौड़े चले जाएं, दोनों बिल्कुल। चीजें हाथ में होनी चाहिए ना। हम्म, दीन दीन पे अगर इस्तेमाल करें तो मजा तो तब है कि वो तभी। दीन आपकी आखिरत भी संवारे और दुनिया भी संवारे। और दुनिया संवारे बगैर जो सिर्फ आखिरत के वादे ही है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन उसको दीन के नाम पे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसलिए सही। मुझे लगता है कि बचपन से ही जो मुझे चीजें मिली, अब्बा जान से, बाबा जान से, इंग्लैंड में हमारे चचा जान का बहुत, पैदाइश से पहले से वो इंग्लैंड में सेटल थे, इकबाल के हवाले से उनका बहुत काम, ये जो हम्म, फारसी का तड़का है ये चचा जान की देन है। तो हम्म। मुझे ये लगता है कि मेरे आगे पीछे सिर्फ एक दरख्त नहीं था, एक बाग था पूरा, जिसमें मैंने बहुत बेफिक्री के दिन हाँ, गुजारे, अपना सुभान बहुत कुछ अल्लाह। सीखा। देखिए, मैं कॉलेज इसलिए के ये बाद बात कर रही हूँ फौरन ही क्योंकि तो मैं यहाँ आ गई। हम्म, एमए जब मैंने जाके किया तो मेरी 1.5 वर्ष की बच्ची थी। फिर मेरी अपनी तालीम जो है वो इस तरह से मुकम्मल की। सारी तालीम जो है वो मैंने अपनी शादी के बाद मुकम्मल की, बच्चों के वाह। बाद में। हाँ, बच्चों के बल्कि पास। अभी अगले साल मेरा जो पिछले साल जो मैं पंजाबी का एमए का आपने एग्जाम दिया पिछले है, साल, तो जी, पिछले पहली आप। दफा दिया तो मेरी बेटी 1.5 वर्ष की मेरी गोद में थी, दूसरी मरतबा दिया तो मेरी नवासी थी। और फिर जाके मैंने पढ़ा और फर्दर ज्वाइन किया ये डॉक्टर नबीला साहिबा का। मैं अब क्या कहूँ कि जब वो आई थी यूरोप में तो यही कहने लगी कि इतना पंजाबी पे काम है तो आप एक दफा पंजाबी के लिए कुछ कीजिए और पंजाबी में मास्टर्स करें। तो फिर बच्चे भी थे, आगे से बच्चों के बच्चे भी थे, जिम्मेदारियां जो है मजीद खूबसूरत हो रही हैं और मजीद जो है वो आपका वक्त ले रही हैं। मेरा पीएचडी का प्लान इसलिए मुसलसल लटकता जा रहा था, हम्म, इंशाल्लाह अगले साल जरूर करूंगी, कि बच्चे हैं अब आपके पास। और हम्म, मैं जैसे अपने वालिदैन को मैं समझती हूँ कि हमारे लिए रहमत होते हैं, तो हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो आने वाली इंडस्ट्री है, वो जो रिश्ते हैं ये भी हमारे लिए रहमत, बल्कि बिल्कुल। रहमत से कहीं ज्यादा कुव्वत है कि आपको बैठने नहीं देते, आपको हम्म, चलाए रखते हैं और हम्म। खुशी खुशी चलाए रखते बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं असल में आपके साथ ये एक हैं। फॉर्मल आंखें बंद हो गई है सेटिंग आपको नहीं है, शरीफ तक, क्योंकि मैं जी, आपको सुन नहीं सकती, और क्या लगियां।
जी सदफ जी, हम बात कर रहे थे आपकी उस नॉवेल की बरगद की, लेकिन मैं नाज़रीन को थोड़ा-सा आपके काम के बारे में बता दूँ कि ख़वातीन और हज़रात जहाँ-जहाँ बैठे हैं दुनिया में, आप ज़रूर ये किताबें पढ़ें, क्योंकि सदफ मिर्ज़ा ने लिखा हिस्ट्री ऑफ डैनिश लिटरेचर, जो कि महकमा सकाफ़त हुकूमत सिंध की तरफ से जो है वो पब्लिश हुई। उसके अलावा इन्होंने डैनिश शायरात के बारे में लिखा। फिर आपने नील्स बोहर के बारे में लिखा, और ये जो इनका बहुत ही वेल नोन बरगद जो है वो 10 साल में लिखा। तो सदफ क्या ऐसी बात थी कि इतनी, एक तो 800 पेजेस की आपने लिख दिया पूरा का पूरा नॉवेल, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मुझे लगता है मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ, वो लिखती गई और 10 साल लग गए इसको, 1-2 में नहीं कि फिर ये हुआ कि आप अपने डेनमार्क की ज़िंदगी के बारे में भी बीच में लिखें। क्योंकि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, कुछ हालात ऐसे हुए, घर की आतिशज़दगी का वाक़या ऐसा हुआ जिसमें एक वालिद ने, जो हमारा हमसाया था, 4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। तो ज़ाहिर है वो इतना शदीद उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट हुआ कि मैंने हर चीज़ बीच में छोड़ दी। जो यहाँ का यूनिवर्सिटी कॉलेज था, उसके 2 एग्ज़ाम रह गए, वो मैंने 3 साल लगा दिए उनको हुँ, एग्ज़ाम को देने के लिए। तो उसमें भी फिर जो है मुसलसल अब्बा जी का साथ रहा कि भई आप करें, आप कर सकती हैं। लोग जंगों से निकल आते हैं, अफ़गानिस्तान को देखो, इराक, ईरान को देखो, ये एक धमाका है, इसे निकालो दिमाग से। तो वो चीज़ें भी फिर मैंने लिखी कि वो कैसा रहा। फिर जो मुसलसल साथ साइकोलॉजिकली और फिज़िकली चैलेंज आए, उनमें उन्होंने कैसे मदद की। फिर वो जो हर्बल दवाइयाँ ज़बरदस्ती बना-बना के खिलाते थे, वो उनके हुँ, बारे में। फिर यहाँ की ज़िंदगी के बारे में कि यहाँ पे निज़ाम तालीम क्या है। फिर मेरे बच्चे जिन स्कूलों में गए, उस स्कूल का निज़ाम तालीम क्या था। हुँ, तो ये सारी चीज़ें होते-होते सम इसमें समाजियात भी आ गई, इसमें निज़ाम भी आ गया, इसमें ज़िंदगी भी आ गई। लेकिन बुनियादी तौर पे ये अब्बा जी की ज़िंदगी पे इसलिए है कि हमने आँख खोल के अपने घरों में बहुत सारी ख़वातीन को आते देखा, बहुत ऐसे मरीज़ों को आते देखा, जिनके मसाइल होते थे तो उसको उनको मिल-जुल कर हल किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें ज़हन में थी। फिर जो हमारे घर में टीवी नहीं था, अभी मेरे घर में भी नहीं है, तो जो रात का वक़्त हमारा गुज़रता था, तो एक बहैसियत वालिदैन की भी मैंने ये देखा कि हम लोग जो ये जो जनरेशन गैप होता है, ये शायद इसीलिए होता है कि सिर्फ़ औलाद ही नहीं, बहैसियत वालिदैन के भी हमने अपनी ज़िंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर कर लिए हैं। हम ये समझते हैं कि बच्चे पाल दिए, अब बड़े हो गए, अब टीनेज में आ गए, बस अब ये अपनी ज़िंदगी जिएँ। हमने भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, हुँ, वन लाइफ टू लिव। हुँ, अक्सर ऐसी बातें होती हैं, आपने भी सुनी होंगी। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहैसियत वालिदैन आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। जो-जो बच्चे बड़े होते हैं, फिर आप उनकी शादियाँ करते हैं, फिर उनको आपसे नफ्सियाती और जज़्बाती मदद की ज़रूरत होती है, जैसे मुझे मिली। तो मेरा ख़्याल है, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपने तो हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी अज़ाब कर दी है। हमारे बच्चे भी कहते हैं कि उनकी नानी देखो, अभी मैंने घर छोड़ के बेटी के घर पास शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मैं रह नहीं सकती कि मुझे हाँ। इतना बड़ी बड़ी खूबसूरत और बड़ी यंग नानी हैं आप, बहुत खूबसूरत। ये हाँ, वही मैं बड़ी बात इंस्पायर होती हूँ। है। जी, जी। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें अपने बच्चों के लिए साया करना पड़ता है, तो उसके लिए धूप में तो जलना पड़ता है, हाँ, जैसे हमारे वालिदैन चले। अगर हम कुछ करेंगे तो कोई ऐसी अनहोनी नहीं, कोई ऐसी नई बात नहीं कि जो हम ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया। वालिदैन तो करते हैं, क्योंकि ये उनका काम है, ये उनका एक ज़िम्मेदारी है कि जब हमारे बच्चे पैदा हुए, तो हमें अल्लाह ने एक ऑनर दिया, हमें एक इमोशनल खुशी मिली, तो फिर फ़राइज़ भी तो आते हैं ना हक़ूक़ के साथ। हाँ। मैं नहीं, इसको ये ऐसे तो देखती आपने सारा उर्दू अदब का जितनी आपने खिदमत की है और जो अभी भी आप कर रही हैं, और जैसे अभी हम पहले ज़िक्र आपने किया कि आपकी देखें दोस्त अच्छे वही होते हैं, जो कि आपको कोई किसी काम के लिए आपको तरगीब देते हैं। जैसे आपने बताया, आपने पंजाबी में भी बहुत लिखा है, आप पंजाबी को भी बहुत प्रमोट कर रही हैं, और जिस तरह से हमारी दोस्त जो हैं वो डॉक्टर नबीला पंजाब यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने आपने बताया कि आपने पिछले साल एमए पंजाबी भी किया है। बहुत मुश्किल था वही। अगर कोई ये कहे कि बहुत कोई आसान था, लेकिन यकीन कीजिए कि उसके एग्ज़ाम 5 पेपर जो हैं वो जुलाई में थे। और ऐसा था कि गर्मी सख्त और टूटी हुई कुर्सी, उसकी कील मुझे चुभे और पानी नहीं, अगर है भी तो लेने जाएँगे, तो वो ऐसे डाँट के बात करती हुई, मैंने कहा कि मैं पानी पी लूँ, तो कहती है तुम आई कहाँ से हो? वो 3-3 घंटे बैठ के जो मैंने एग्ज़ाम दिया, तो हाँ, मैं अपने आप को कोसती थी कि ये मैंने क्या किया। और फिर 2 साल मुसलसल जाना, वहाँ रहना, फिर पढ़ना, फिर इतनी गर्मी में आदत भी नहीं रही। मैं बहुत 30 वर्षों में मैं पहली दफ़ा इस तरह से गर्मी में गई, हुँ, हुँ। तो बहुत मुश्किल।
बहुत मुश्किल था। सिलेबस आना एक अलग बात है, लेकिन बैठ के लिखना, हाथ से लिखने की, कलम से लिखने की आदत भी नहीं रही। सही। आप कंप्यूटर के आदी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर नबीला साहिबा का ये बहुत, और खुद यहाँ आ गई, मुझे एग्जाम्स में डाल मेरा मुझे क्लासों में बिठाकर तो खुद स्वीडन में अपना वो करने आ गई, पोस्ट डॉक करने आ गई। यानी मैं हम्म। मुझे किताबों की और हर चीज की, उसके लिए भी फिर जाना, और इतनी गर्मी में नोट्स लेके आने, फिर बैठ के बनाने, फिर करने। और हीर रांझा जिस तरह से मैंने पढ़ी है, जनाब मंजूर इजाज साहब जो हैं उनकी किताबें थी, वो कुछ हम्म। ऑनलाइन ली, बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी हाई फर्स्ट डिवाइस में, चलिए अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, हाँ कामयाबी। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हम नाजरीन की समात इस वक्त बहुत इंतजार में होंगी कि हमें सदफ मिर्जा अपना कुछ कलाम आप उर्दू का भी सुनाएं, कुछ कलाम आप पंजाबी का भी सुनाएं, प्लीज इरशाद। मैं एक गजल के चंद अशार सुना देती हूँ, जो आज आपको सुनाए तो आपको पसंद आए थे, आप ही की नजर करती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। कि मेरी हल्की सी ठोकर से, मेरी हल्की सी ठोकर से खुमो सागिर बिखर जाएं, वाह उठा लूं हाथ ताकत से महो अख्तर बिखर जाएं। वाह वाह। मेरी हल्की सी ठोकर से खुमो सागिर बिखर जाएं, और उठा लूं हाथ ताकत से महो अख्तर बिखर जाएं। और मैं माँ हूँ, मुझ पे लाजिम है सभी सहना, न उफ कहना। वाह मैं माँ हूँ, मुझ पे लाजिम है सभी सहना, न उफ कहना। जरा सी मैं नजर बदलूं तो बसते घर बिखर जाएं। वाह वाह। और शेर देखिए, समेटे हूँ मैं खुद में बेमकानी के सभी खदशे, समेटे हूँ मैं खुद में बेमकानी के सभी खदशे। उसी दिन से मैं डरती हूँ कि जब ये डर बिखर जाए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छे। माँ को देखें, अपनी वो अपनी जनरेशन के लिए वो हर चीज सह लेती है। माँ माँ का मतलब ही ये है कि वो सह ले अपनी, जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इच्छाओं पैदा की। बाप का भी यही मतलब है। सॉरी मैं शगुफ्ता जी आपको पता कलामी की जसारत कर रही हूँ। बाप का भी यही मतलब है। बिल्कुल, अगर देखिए मैं इसीलिए मैंने लफ्ज यूज किया है, बाप माँ देखिए और बाप दोनों दोनों। तरह से पाया कि जब आप एक दफा वालिद बन गए या आप एक दफा माँ बन गए, तो आपके सर पे जिम्मेदारियां आएंगी, और ये जो है फितरी है औलाद हाँ, के साथ। और बड़ी बड़ी खूबसूरत जिम्मेदारियां, मैं तो बड़ी, मुझे तो बड़ी खुशी महसूस होती है उसको ओन करने में, इन जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने साहब औलाद दिया, फिर बच्चे ऐसे दिए बात को समझने वाले, या जिंदगी का जिंदगी की तरजीहात का तयन करने वाले। और ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है ना नेमत हमारी। है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कोई अब पंजाबी शेर आप सुना दें हमें। पंजाबी का मेरा मजमूआ कलाम जो है वो तकरीबन तैयार है, लेकिन मैं मसला ये है कि तहकीक से जान नहीं छुड़ा पाती। अभी ये मुहावरात वाली किताब ने मुझे दिन रात उसी पे काम कर रही हूँ। तो मेरी जो पंजाबी की किताब है उसका मैंने इंतसाब डॉक्टर नबीला के नाम किया है, अरे वाह। क्योंकि यहाँ मुंतशिर औरात में तो शायरी थी कॉलेज के ज़माने की। जो थी, मैं आपको कॉलेज के ज़माने का एक शेर सुना देती हूँ। हाँ, इरशाद जो इरशाद। हाँ, बाबा जान को बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो हम्म। फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक वो है। यूँ था कि असां पींदियां नहीं मरना, असां पींदियां नहीं नहीं मरना, मरना। तुसां पींदियां मर जाना। आ हा हा हा। वाह वाह वाह। हम इसके इंतजार अलावा क्योंकि करेंगे। पंजाबी की डिबेट्स पे हम जाया करते थे, मुझे याद है कि लाहौर कॉलेज में, लाहौर में शायद 88 की बात है, कि पंजाबी एक प्रोग्राम था जिसका उन्होंने टॉपिक रखा था, आज दी महंगाई औरत ने ਵਧਾਈ। तो मुन्नू भाई उसके जजेस में थे, हम्म। दिलदार परवेज भुट्टी थे। तो उसमें ना मैंने शेर खुद घड़े हुए थे क्योंकि वो शेर आते ही नहीं। तो उसमें जो मुबाक से होती है, बल्कि पंजाबी टाकरा उसको कहा जाता हाँ है। हाँ, पंजाबी टाकरा कहते थे। नहीं आया, तो वो खुद कर लिए। अटक में हम एक दफा गए तो उसमें ये था कि डॉक्टर को लूं मास्टर चंगे। अब क्या करें भी, डॉक्टरों के खिलाफ बोलना है, ऐसे खानदान से निकलो जहाँ पर हर एक के हाथ में सुई है, तो क्या करें। वो हाँ, मैंने खुद ही रातों रात जो शेर घड़े वो मैं आपको सुना देती हूँ। सुनाइए। हाँ, ढिड फाड़े लोकां दे ते बोझा भरे अपना, कौन जाने डॉक्टर कसाई है कि डाकू है। ये उसका शेर था, ये मैंने बहुत खुद अच्छे, बनाया था। बहुत अच्छे। हाँ, मुझे याद है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि
मुझे लगता है सदफ के हम भी जेएलएम कॉलेज में डिबेट्स के लिए, पंजाबी डिबेट्स के लिए, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए लाहौर कॉलेज को मैं रिप्रेजेंट करती थी। मेरी छोटी बहन जो प्रोफेसर गुलरेज है, जो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गुजरांवाला पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज की, तो वो भी जाया करती थी। तो मुझे लगता है कि आपके साथ मेरी कहीं ना कहीं वहां भी जरूर होगी, मुलाकात इसलिए हुई कि है। जेएलएम कॉलेज में 4 साल में यकीन कीजिए कि हर साल नवंबर में होता था प्रोग्राम, और पूरे पाकिस्तान भर से आते, और इतना आती, बड़ा वो प्रोग्राम बहुत बड़ा होता था फंक्शन कि करते थे, बहुत बड़ा। हाँ, और वो मैं 3-4 दिन जो है वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती थी हाँ कि जी। वक्त वहाँ पे काम करना वक्त, और फिर जाहिर है पंजाबी जो हमारा थी तंजीम थी, उसकी भी मैं सदर रही। हाँ तो फिर वो कहा करती थी, हमारी प्रिंसिपल थी, वो बाजी को फोन करके कहती कि मिर्जा साहब इसको ना ये 3-4 दिन इधर ही रहने दें, ना ये घर आए। हाँ, तो वो फिर मैंने अपनी चीजें चीजें पैक करनी और कॉलेज में ही रहना। तो वो बिल्कुल। ऐसा होता था जैसे त्योहार हो रहा है, तो उसमें ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है हम लोगों ने हाँ, लाहौर कॉलेज में जितनी देर मैंने जब ग्रेजुएशन की है वहां से, तो हम लोगों का रिकॉर्ड हो गया था, एक ग्रुप था, क्योंकि इसी तरह पंजाबी का भी हम लोगों ने स्टेज संभाला होता था, इस्लामिक डिक्लेमेशन का भी हमने संभाला होता था, इंग्लिश का भी हमारे साथ हमारी प्रोफेसर होती थी मिसेस एजाजो, यूके मिसेस राजुद्दीन हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी वो भी। तो वो हम लोग सारा कुछ ही करते थे। और फिर पता है ये भी मजे की बात है, ऐसे बातों बातों से बात निकल आई है कि हमारी जो फ्रेंड्स कुछ नहीं करती थी ना, तो हम वो कहती थी हमने भी जाना है, मजे की बात है भी, हमने रावलपिंडी भी जाना है, F72 कॉलेज में, या जेलम का भी बहुत बड़े फंक्शंस होते थे कोयटा में। तो हम पता क्या करते थे, कल्चरल प्रोग्राम भी होता था, हम उसमें ना कल्चर में अपने उन फ्रेंड्स को डाल लेते थे। हम भी कर चुके हैं, हम लोग भी इसी तरह से। आपने क्या हो गई। हम्म। तो बस चले हमारे अभी। कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। मेरी जो पहली ट्रॉफी है वो मैंने फर्स्ट ईयर में ली थी गुजरात कॉलेज से, और उसका उर्दू में भी की, और मुझे अभी भी याद है कि जो उसका इस्लामिक डिक्लेमेशन था, इस्लामी मुज़ाकरा उसका था कि मोहम्मद से वफातूने तो तूने तो हम तेरे हैं, तेरे। ये हाँ, था। तो अब देखेंगे 30 बरस पुरानी जो यादें हैं वो हाँ, ताज़ा यादें होंगी। आ गई। हाँ, उनका शुक्रिया कि इसके जरिए मुझे बेशुमार वो दोस्त मिली हैं जो हमारे साथ हुआ करती थी। हाँ, देखिए हम बातों से बातें निकल रही, लेकिन अभी बैक टू योर अचीवमेंट। आप पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान एक कल्चर के लिए आपने बहुत काम किया, जो टू डिफरेंट कल्चर्स हैं, और उनमें आप, मैं समझती हूँ कि बहुत सारी हमारे जैसी खवातीन हैं जो यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे अब मैं इंग्लैंड में आ गई हूँ बहुत सालों से, तो हमारा ये, मैं अपना, हम फर्ज समझती हैं, देखिए हम दो कल्चर के लोग हो गए ना, हमारा ये भी वतन, हमारा पीछे पाकिस्तान भी वतन, तो हम एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे रॉन्ग परसेप्शंस हैं जो पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि जी पता नहीं वहाँ क्या होता है और क्या सिलसिले हैं। तो उसके बारे में बताइए, आपने जो इतना कल्चर के लिए भी काम किया है और आप अभी भी कर रही हैं, कि किस तरह से आप समझती हैं कि ये कल्चरल इशू का, क्योंकि मैं आपको ओपन सी बात कहूंगी कि मुझे तो कई दफा ये हुआ है कि यहाँ के जो हमारे लोकल लोग हैं ना, जैसे इंग्लिश हैं या आपके पास डैनिश लोग हैं, हमें उन लोगों से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा जो कि हमारे अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं। और उन कुछ लोग, मुझे लगता है कि वो एक जगह पे, वो जिस जमाने में आए हैं ना, वो वहां पे रुक गए हैं। उनका जो परसेप्शन है उसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे, ताकि हमारे जो लोग हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको पता चले, उनको ट्रू पिक्चर का पता चले, जो सही पिक्चर है। मैं आपकी जमाने जबानी जो है, जैसे हम लोग जहाँ बैठते हैं वो तो करते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हक सच की सच्ची बात बताएं, और नाजरीन को, और जो यूथ बैठी है उनको बहुत सारी उनके परसेप्शंस जो हैं वो थोड़ा खुल के सामने आए। आपका तो वो हाल हो गया, वो कहते हैं ना, इकबाल का शेर है कि अपने भी खफा मुझसे, मैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका कांद। मैं तो पहले ही कांद और मीठी मीठी बातें नहीं करती हूँ, अब आपने मजीद कह दिया। प्रॉब्लम ये है कि वो हमारा अदबी मंजरनामा है, जैसा कि देखिए आपके सवाल के अंदर जवाब भी था, लेकिन यहाँ पे मैं एक तस्वीर जरूर करना चाहूंगी कि मैं कभी ये नहीं समझती कि मैंने कोई अदब की बड़ी खिदमत कर दी है या कल्चर की खिदमत की है, कि अगर ये मैं ना करूँ, ये सब कुछ मेरे हाल है, मैं यहाँ सर्वाइव ना कर सकती। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे घर में एक माहौल हो, मेरे बच्चे जो है वो घर में आते हुए देखें शायरात को, मुसन्निफीन को, और उनके लिए एक बिल्कुल आम चीज हो, जो मैं बड़ी हद तक कामयाब रही। तो ये इन लोगों का मुझ पे एहसान है कि जो लोग आते हैं मेरे घर में,
बैठते हैं, हम लोग कुकिंग करते हैं, एन्जॉय करते हैं, हँसते हैं, बल्कि तमाम वो ऊट-पटांग हरकतें करते हैं जो मैं और आप कॉलेज के ज़माने में करते नहीं, रहे होंगे। वाक़ई, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये सही है। उनकी मेहरबानी है, इसमें खिदमत में तो खिदमत कोई भी नहीं, कोई भी इंसान जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे जाके करे। और दूसरा, लिखने का शौक था, इब्तिदाई शौक था, फिर अब्बा ऐसे मिल गए कि लिखो, लिखो, अब क्या लिखा है, अब क्या नई चीज़ लिखी है। उन्हें बहुत शौक था कि मेरे घर में भी इस तरह से आएँ, अदबी हस्तियाँ आएँ, जो कि माशाल्लाह से आती रहीं। मेरी बेटी की शादी में जनाब रज़ा अली भी शामिल थे। अभी वो कॉलेज जाती थी तो तारड़ साहब आए, तब से वो अ, बहुत जानती है उनको और उनकी चीज़ें जो है वो पढ़ने की कोशिश करती है। तो ये इन लोगों की मेहरबानियाँ। अनवर मसूद आए, उनको वो पंजाबी शेर सुनाती रही, तो ये मुझे मिल रहा है। मैं समझती हूँ कि मैं गिविंग से ज़्यादा टेकिंग हूँ, अल्लाह का हुँ, शुक्र है कि मेरे हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल रहे कि जिन्होंने मुझे ये रखा, सफ़र का हौसला जो है माशाअल्लाह, हाँ, जारी रखा। माशाअल्लाह, पहली बात तो ये है कि मैं हरगिज़ कोई खादिम-वादिम नहीं हूँ। एक जी, बात, दूसरी ये बात है कि जो आपने बात की ना, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कराची में भी बात हुई कि यूरोप के अदबी मंज़रनामे की बात बताएँ। तो जो सबसे ज़्यादा हमें चीज़ ने ख़राब किया है, वो पाकिस्तान से वही ज़हनियत का उठ के यूरोप में आना, वही गिने-चुने चेहरे आना, वही ख़वातीन आना और वहाँ की करप्शन, वहाँ की अदबी सियासत, वहाँ की पीआर का सिलसिला उठा के यहाँ ले आना। फिर यहाँ की पीआर से वो वहाँ पे, वो ऐसा आपस में एक जमा क हो गया, ऐसा एक तरह का वो जिसे कहते हैं ना पिंग-पोंग का सिलसिला हमारा शुरू हो हुँ, गया हुँ, कि हुँ, जिसमें हमारे यहाँ रहने वाले बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए, हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा है, या आपकी बच्ची कितना-सा बैठ के सुनेगी कि सदफ मिर्ज़ा आई हैं, वो आपको शायरी सुना के चली गई हैं, आप मेरे घर आई हैं, आप शायरी, बच्चों को क्या फ़ायदा? हुँ, हम जो काम करना चाहते थे, टीवी के पैनल से भी हम जो काम करना चाहते थे, यूरोपियन सर्कल से भी, वीमेन इन फोकस से भी, वो मैं समझती हूँ कि उसको बहुत सारे लोगों की ये जो ज़हनियत थी ना, अरे आओ मुशायरे पढ़ें, हमने फलाँ मुशायरा पढ़ा, फलाँ ने मेरी ग़ज़ल गाई, फलाँ ने ये किया। मुझे ये लगा कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता ना ये चीज़ मुझे इरिटेट करने लगी है, मुझे बहुत नागवार गुज़रने लगी है कि ये क्या हो रहा है? ये क्या एक ग्रुप की सूरत आप उधर जा रहे हैं और बैठे शायरी पढ़ रहे हैं, बात क्यों नहीं होती? फिर मैंने ये सवाल उठाया, टीवी के पैनल से भी उठाया, यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के पैनल से भी उठाया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए यूरोप में रहने वालों को कि जो पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स हैं बिलखसूस। यही जी, वजह है कि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी की और लाहौर की और पंजाब यूनिवर्सिटी की और पंजाब लम्स की, मतलब हुँ, जहाँ-जहाँ मुझे बुलाया जाता है, मैं बहुत शौक से गुफ्तगू करने के लिए जाती हूँ। ठीक है, बीच में हुँ, शायरी सुना दी, अभी आपने हुक्म दिया तो मैंने चंद अशआर सुना दिए। लेकिन ये बात करनी बेइंतहा ज़रूरी है कि आप अगर 35 बरस से लंदन बैठी हैं, मैं 30 बरस से डेनमार्क बैठी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हुँ, यहाँ की स्ट्रगल क्या थी? यहाँ ख़वातीन ने क्या किया? इनको वोट का हक कैसे मिला? यहाँ के जो बच्चे हैं, उन्होंने ये नील्स बोहर की जब बात होती है, तो एक दफ़ा मुझे किसी स्टूडेंट बच्चे ने कहा, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल है, जनाब हुँ, इदरीस आज़ाद साहब का शुक्रिया, जनाब सफदर हमदानी साहब का शुक्रिया, उन्होंने मेरी किताब जो हुँ, है वो बहुत दफ़ा पढ़ी। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि उनके सियासी हालात की वज़ह से मेरे तक किताब नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ और ये कोरोना हटेगा तो मैं लंदन खुद उन्हें पेश करने आऊँगी। तो ये था कि हम यहाँ से उन बच्चों को क्या बता रहे हैं, भई नील्स बोहर ने जब यहाँ पे तबियात शुरू करनी थी, फिज़िक्स शुरू करनी थी, तो डेनमार्क जैसे मुल्क में उसके पास आलात पूरे नहीं थे, क्लास पूरी नहीं थी, हाँ, किताबें नहीं थी, तो वो जो करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसकी जो नलियाँ होती हैं, ग्लासेस हुँ, होते हैं, वो हुँ, उसके पास पूरे नहीं थे, अंग्रेज़ी उसको नहीं आती थी। तो फिर हाँ, जब वो लंदन के पढ़ने के लिए गया, तो वो उसके लिए कितना प्रॉब्लम था, बाबा इलेक्ट्रॉन के साथ काम करना, हाँ, फिर बहुत ही मुश्किल हालात थे क्योंकि उसको पैटर्न को माना ही नहीं जा रहा था। हुँ, और फिर उसके बाद यूं-यूं दुनिया आगे चली, तो ये जो क्वांटम थ्योरी है, इसके ऊपर जो मसाइल पैदा हो गए क्वांटम एंटेंगलमेंट के, आइंस्टाइन की अगर आप डिबेट्स पढ़ें और हुँ, आप नील्स बोहर की डिबेट्स पढ़ें, तो मैंने जब बच्चों के साथ बात करनी शुरू की या स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन बात होनी, तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि बच्चों को इल्म ही नहीं है। नहीं, बच्चों को ये ही नहीं पता कि ये जो सारी थ्योरीज़ हैं, ये कैसे चली हैं, ये बीच में कब से एटम शुरू हुआ है और एटम को नहीं माना गया तो साइंसदान खुदकुशी करते चले आए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मेरा यहाँ पे इसलिए फ़र्ज़ बनता था नील्स बोहर को लिखना और मैंने इसमें हाथ तो डाल लिया कि हाँ भई ठीक है, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ नील्स हाँ, बोहर की फैमिली है, नील्स बोहर इंस्टीट्यूशन है, हुँ, मैं जा सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने ये वसाइल दिए हैं। हाँ, लेकिन यकीन कीजिए जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड दिस एंड दैट, हुँ, मैंने एन्जॉय भी बहुत किया। लेकिन दयानतदारी से लिखने के लिए वो जो आपको रातों के चिराग जलाने पड़ते हैं, हुँ, शब बेदारियाँ काटनी पड़ती हैं,
वो एक अलग चीज थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब जिन लोगों को मैं उसकी भेजती हूँ डिफरेंट किस्म की आर्टिकल्स, तो जो उनका जवाब आता है, और जो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारी लिए नई चीज थी कि अगर नील्स बहुत कर सकता है एक टूटे फूटे कमरे में बैठ के, तो हम क्यों नहीं कर हम सकते। क्यों नहीं कर सकते। ये महदूद वसाइल, ये गुर्बत, ये जुबान का ना आना, ये गरीब खानदान से होना, ये कभी अपने आप को कहना, या ये ग्रेड्स का लालच, ये ग्रेड्स की एक दौड़ है जिसमें हमारे बच्चों को हाय हाय। हम वालिदैन ने डाल दिया कि वो पागलों की तरह उनकी ओह, आंखों के आगे कोई रास्ता रख दिया है कि दौड़े चले जाओ, जैसे बैल नहीं दौड़ते, जैसे ऐसी। पुराने जमाने में स्पेन में दौड़ हुआ करती थी। मुझे जो है ना खौफ आने लगा कि हमारी इस नस्ल का क्या बनेगा। और दो ही शोबे हैं, या आप डॉक्टर बन जाइए या आप इंजीनियर बन जाइए, आपके वालिदैन के सर पे ताज लग जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारा फर्ज है कि मैं 4 शेर सुनाने की बजाय मैं आपके बच्चों को आके मिलूं तो मैं उनको ये बताऊं कि डेनमार्क में उसका क्या हालात और किस तरह से इलेक्ट्रॉन सामने आया, किस तरह से न्यूक्लियस आया, कौन कौन से साइंसदान की हालात जिंदगी क्या थे, उन लोगों ने कैसे ये वक्त काटा, कैसे गुजारा किया। जब एटम बम बना है तो उसमें ये जो सारी चीजें आई, जर्मन की जो कंट्रोवर्शियल चीजें आ रही हैं, फिर आइंस्टाइन खत लिख रहा है, फिर नील्स बोहर खत लिख रहा है, फिर नील्स बोहर क्योंकि उसकी वालदा यहूदी थी, और हिटलर के हुक्म के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर अटैक हो रहा है, अटैक होना उसके था। हाँ। समेत उसको दौड़ रहा है, मतलब वो एक फिल्म चल रही है। और मैंने उसको इतना इंजॉय किया कि जो गोल्ड मेडल थे वो हिटलर ने कहा कि जो नोबेल प्राइज है वो नहीं यहाँ रखे जा सकते, तो वो रातों रात जर्मनी से डेनमार्क स्मगल किए गए और फिर डेनमार्क में उनको दोबारा पानी बना दिया गया। और फिर जब आ रहे हैं हिटलर के सिपाही और उन्होंने पूरा निल्स बोहर इंस्टीट्यूट तहोबाला कर दिया और सामने शीशे में पड़े हुए हैं माया हालत में उनके जो गोल्ड मेडल हैं, तो ये चीजें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चे को कहानी के तौर पे लेते हैं। और अगर मैं इसकी जगह शेरी मजमूए तो मसला ही नहीं था, मैं बैठती चीजों को इकट्ठा करती भेज देती, 3-4 शेरी मजमूए आ सकते। लेकिन जो 3 बरस लगा के मैंने नील्स बोहर पे काम किया, उसकी जिंदगी, उसका बचपन, उसके नाने दादा यहाँ वहाँ, वो सारी चीजें की, तो मुझे खुद ये लग रहा था कि मेरे अपने ज़हन में कुमकुमे जलना शुरू हुए हैं कि ये जो रिसर्च का काम है, ये जो एक है ना लुत्फ़ है, एक खुशी है कि आपने कुछ दरियाफ़्त किया है, कोई नई चीज़ें। ज़ाहिर है मैं खुद इसके लिए कहिए आपके जहालत ही है, जब एक कोई चीज़ आपको नहीं आती, नामालूम से मालूम का जो सफ़र है, वो आपको बहुत खुशी देता है। उसमें आपको बिल्कुल अक्सर ये होता है कि बाहर रोशनी हो जाती है, तो आप देखते हैं, अरे! रात हो गई काम करते-करते। तो ये जो खुशी है ये मिलती है। तो हमारे जो यहाँ पे शोरा हैं, यूरोप की मैं बात कर रही हूँ, जी जी। देखना ये है कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी यहाँ की नस्ल के लिए, और पाकिस्तान के जो हमारे वहाँ पे उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वहाँ पे हमारे तालिब इल्म हैं, खासतौर पे जो हमारा एकेडेमिया है। मैंने ये शुरू कर दिया, बल्कि यूरोपियन सर्कल में भी मैंने ये रखा। टीवी लिंक का तो खैर ये है कि अपने 17-18 बरस हो गए इकट्ठे काम करते हुए, तो अक्सर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि मानी जाती है कि हमने एकेडेमिया को बुलाने का स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर नबीला साहब आई, डॉक्टर कामरान साहब आए, डॉक्टर मुमताज साहब आए। इस तरह के लोग जब आते हैं और जब वो डिस्कशन करते हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी हैरान होते हैं, अरे पाकिस्तान में इतने लायक लायक लोग हैं। तो ये हमारा काम है कि यूनिवर्सिटियों के जो हमारे इतने वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो रिसर्च करते हैं, जिनका जैसे आपके वालिद हैं, और मैं तो इतनी हैरान हो रही थी, और मैं वाकई ऑनलाइन ये बात कह रही हूँ कि मैं खुद उन पे काम करना चाहूंगी कि उनको किस तरह से असरन उनका तारुफ किया जाए। 21वीं सदी का जो मीडिया है, 21वीं सदी के जो उर्दू पंजाबी है, उसके जरिए बच्चों तक उनको पहुंचाया जाए। जैसे मैं और आप हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम जैसे उनको यहाँ पे होती है ना ऑडियो बुक्स होती हैं, तो बहुत सारी चीजों को आसान अंदाज में पेश करती। अल्लामा इकबाल को आप लोगों ने वो इतना सा यहाँ पे महदूद कर दिया कि लपे आती है दुआ बन के, या एक मक्खी और एक मकड़ा और एक पहाड़ और एक गिलहरी। तो हमारा काम है, जो जिनके पास अब वक्त है, जिनके पास अब वसाइल हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो खुदारा इन थोड़े थोड़े मुशायरों से बाहर आके, या पाकिस्तान की तरफ एक दौड़ जारी करा दी है, वहाँ के रहने वालों में फूट एक तरह से डाल दी है। यहाँ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मैंने उन कॉन्फ्रेंसेज में जाके देखा, वो कॉन्फ्रेंस के नाम पे करप्शन है। और फिर वही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि रास्ती जो है शर अंगेज, वो अजदर हो गए खैर अमेज, बेअज रास्ती शर अंगेज के, एक जो खैरियत वाला और मसलहत आमेज झूठ है, वो शर अंगेज सदाकत पे भारी हो जाता है। तो बिल्कुल हो प्रॉब्लम जाता। ये है कि जब अपनी आंखों से देखते हैं, आपको
कॉन्फ्रेंस के नाम पे बुलाया जाता है, आपका वक्त, आपका पैसा, आपके वसाइल, आपकी चीजें जाया होती हैं, तो फिर आपको खामोश रहने का कहा जाए तो दो रास्ते हैं, या तो आप चुप रहें और ये होने दें जो हो रहा है, या आप उनके साथ चलने से इनकार कर दें। और मैंने वो किया, मैं नहीं करती, मैं नहीं इस तरह की कॉन्फ्रेंसों में जाती जहाँ पे टूरिज्म चल रहा है, जहाँ लोग मर्जी से सो रहे हैं, मर्जी से जाग रहे हैं। यूरोप में मुझे आप बताइए कौन सी कॉन्फ्रेंस ऐसी है जहाँ सुबह 8 से सवा 8 बजे तक आप वहां बैठ नहीं जाते अपने सारे चीजें अपने साथ लेके। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी और ये बड़ी कड़वा घूंट है। ये सच का रास्ता हमेशा हारदार होता है और ये बड़ा मुश्किल रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं, चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि मैं तहकीकी काम ज्यादा करती नहीं, हूँ। आपका तहकीकी काम बहुत है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे आपको लेने में खुशी क्यों महसूस हुई थी इस इंटरव्यू के लिए, और उसमें मेनली ये था कि आपने इतने आप लेक्चर्स दे रही हैं, आप इतनी रिसर्च की बात कर रही हैं, और ये जो गुफ्तगू है और ये जो खास तौर पे जो हमारे इल्मी अदबी इनकलाब कह लें या जो कि होना चाहिए, ये जो रवैयों का फर्क है ना, जैसे आपने अभी पहले बात की कि कुछ लोग आ जाते हैं और उसको टूरिज्म के तौर पे क्यों भाई, टूरिज्म क्यों, हमारे ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी है कि, और फिर ये तो इंसान के अपने पे है ना कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है, हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ, बिल्कुल। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान में अभी हम गए और जो कराची की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बच्चों के अदब के लिए जब बात हुई तो मैं रजा अली आबदी की जरूर बात करूंगी। तो मुझे उन्होंने कहा क्या है मिर्जा, अगर बच्चों के अदब पे काम ना किया तो फिर क्या फायदा। क्योंकि मेरा यहाँ दरस तदरीस का काम है, एजुकेशन जो है वो मेरी ब्रांच है, तो फिर मैंने नए सिरे से शुरू किया। मैंने आपको एक नज्म भी भेजी थी जो अरे वाह, माहौलियाती। वो तो बल्कि मैं जिक्र उसका ही करना चाह रही हूँ कि ख़वातीन और हज़रात, सदफ मिर्जा ने बच्चों के माहौलियाती जो नज़में लिखी हैं वो अभी इनकी वो आ रही है बुक, हम सब सियारा हैं। और क्या खूबसूरत आपने दरख्तों की बात की, क्या खूबसूरत आपने बच्चों के लिए। और वो तो खैर मैं थोड़ा थोड़ा आपका वैसे भी देखती रहती हूँ कि जिस तरह से आपने न्यूट्रिशन किया और इसको कैसे आप स्टोरी टेलिंग में वो सारी चीज कर लेती हैं। और मैं कहती हूँ यहाँ पे जी बात कीजिए प्लीज। सब सैयारा का जो कैप्शन मैंने देखा है वो ग्रीन का, वो अब देखें इसको सिंबॉलिकली भी हम देख सकते हैं, और इसमें जाहिर है जो आपने अपना परसेप्शन दिया वो तो है सो है ही। तो ग्रीन जो है, ग्रीन एक सब्ज जो है वो उम्मीद, होप, हमारा फ्यूचर, हमारा सब्ज परचम में हमारा सब्ज रंग, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे आरा के बारे में आप बताएं, अभी वो मेरा ख्याल है आपकी किताब अभी कब तक आ जाएगी बच्चों के लिए जो आपने। इंशाल्लाह ये कोरोना की वजह से रुकी। असल में इसके लिए मैं बिलखसूस एक तो रजा अली आबदी साहब ने जो मुझे वहाँ पे एन कॉन्फ्रेंस का सेशन हो रहा है और वहाँ ऊपर बैठे कह रही है बड़ी जबरदस्त नानी है। मैंने कहा मैंने बहुत सारे तारुफ बहुत मैंने तारुफ सुने, लेकिन ये जो नानी वाला तारुफ है स्टेज पे बैठ के मैंने एंजॉय भी किया। और फिर मैंने चैलेंज के तौर पे भी लिया। मैंने कहा ये नानी अगले साल आएगी ना, तो इस नानी के हाथ में कहानी होगी, आप उसकी आप फिक्र मत कीजिए। तो फिर वहां से आके और दूसरा जो इसका अहम मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हौसला अफजाई की बात है, वो हमारी डॉक्टर साइका राजी हैं। साइका राजी ने यहाँ डेनमार्क में आके बहुत कम अरसे में जबान सीखी। वो इसमें PhD कर रखा है बायोलॉजी में। तो जाहिर है साइंसी ज़हन फ़िक्र है, ऐसे घरेलू माहौल से आई हैं जहाँ उनके अपने भाइयों के स्कूल चलते हैं। यहाँ आके उन्होंने कहानी घर कल्चरल क्लब की बुनियाद रखी। उसमें जिस मेहनत से वो बच्चों को पढ़ाती थी, हमारा मुसलसल 1-2 साल से हमारा इंटरेक्ट चलता आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ ही लिया, कहती आप इतना अच्छा लिखती हैं, उर्दू का निसाब मैंने मुरतब किया हुआ जो गैर मुल्की भी पढ़ते हैं। और उनको इतनी आसानी से उर्दू आ जाती है क्योंकि उसको मैंने यूरोपियन निज़ाम तालीम के साथ जोड़ के जुमले बनाना शुरू किए। तो उन्होंने मुझे कहा जी अब आपकी जान नहीं छूट सकती, इतने महीने हैं और ये काम हमें तैयार करके दें। डर के मारे भी मैंने बैठ के जल्दी-जल्दी ये नज़्में पूरी की। हरूफ तहज्जी की मेरी नज़्में हैं, जैसे ये देखिए कि हे जो है ना हमारे पास हे हिंदी है जो, हाँ जी, हाँ जी। उसका अभी बच्चों को मुश्किल लगती है। या वो जैसे आप अंग्रेज उर्दू पढ़ना चाहें, डैनिश उर्दू पढ़ना चाहें या जर्मन उर्दू पढ़ना चाहें, तो उनको ये नहीं समझ आती कि हे इतनी शक्लें क्यों बदलता है। शुरू में आता है तो वो हाथ बन जाता है, आखिर में आता है तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने नज़्म लिखी थी कि हे एक हर्फ मदारी बच्चों, हे एक हर्फ मदारी। तो फिर एक बच्चे मुख्तलिफ बच्चे लिए, जब शुरू में हे आती है तो कैसी होती है, आखिर में हे आती है तो दायरा बन जाती है। तो चीजें मैंने लिख के तो फिर वो लिख के नहीं यानी इकट्ठी की और वो दी साइका साहिबा को
और उनका शुक्रिया कि उन्होंने काम तो मेरे सर पे डाल दिया कि मेरे हुँ। आगे पीछे कागज बिखरे होते हैं, 20 साल पुरानी चीज़ें निकाली मैंने और हर हरफ पे तहज़ी की, एक-एक तकरार के साथ, हैलिट्रेशन के साथ नज़्म है वो इकट्ठी की, तो यही वो तो फिर बड़ा इंशाल्लाह खूबसूरत काम है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये आए। देखें जैसे उसमें आपने ऐसी दुनिया जहाँ पहाड़ों पर बारिशें भी प्लास्टिक की हों, ऐसी दुनिया जहाँ समंदरों की तह में आलूदगी भभरती है, तो जगाती है कितनी सुनामी, कभी पर्वत के सीने फटते हैं और ज़मीन ज़लज़ले उगलती है। वक़्त है, गौर तलब है ये वाला शेर, वक़्त है, आइए सभी मिलकर कलियां आंगन उजाल कर रखें, कांटा जंगलों को बंद करें, माँ के तोहफे संभाल के रखें। कितना खूबसूरत लिखा है आपने सदर। और ये माशाल्लाह से इतना, अब बातें तो हम अगर करते जाएं तो खत्म कहीं नहीं होंगी, लेकिन मैं अब आना चाह रही हूँ आपके शेरी मजमूओं की तरफ के। इसमें आपने 2008 में सहरा में आबे जो लिखा, 2015 में ज़बानी यारे मन दानिश, और 2019 में आपका सुखन का सफर भी हुआ। तो 18 ये, में 2000 हाँ जी, आप ये बताइए कि आपका जब शायरी जो है, शायरी का कोई ताल्लुक जो है, आज के हमारे बच्चे जो हैं, अगर उनको शायरी का शौक हो, जैसे मेरी अपनी एक नीस, उसको बड़ा शौक है। मेरी नीस बड़ी सेंसिटिव सी और बड़ी खूबसूरत शायरी करना शुरू हो गई है। वो खुद ही उसको इंट्यूशन ये वो करके, तो मैं बहुत सारी वैसी बच्चियां जो हैं माहीन की तरह, तो उनके लिए आप क्या उनको गाइड, एज ए गाइडेंस मैं चाहूंगी कि अगर वो कुछ शेर लिखना चाहें, शायरी करना चाहें, तो कौन सी मेन बातें हैं जो कि उनको ज़हन में रखना चाहिए? देखिए, हमारा जो निज़ामी तालीम है ना, मैं यूरोप के बच्चों की बात कर रही हूँ। हुँ। हमारा जो निज़ामी तालीम है, वो तो छोटे से बच्चे को कहते हैं कि नज़्म लिख के लाओ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? स्कूलों का यही सिस्टम है हाँ, और क्योंकि हाँ, प्री प्रोज़ होते हैं, प्रोज़ पोएट्री होती है, होती है। तो बच्चे के ऊपर वो भी नहीं है कि आप इसको काफ़िए पे काफ़िया मारें, मक्खी पे वो भी नहीं है। वो उनकी सोच को बाहर लाना चाहते हैं। हाँ। मुझे याद है कि मेरा बेटा आलिया को तो बहुत ही ज़्यादा इन है वो पोएट्री में, यानी वो इकबाल को समझती है, रूमी को हुँ, समझती है। हुँ। उनके घर का माहौल था। हाँ जी। तो जो हमारे साहबज़ादे हैं उसको ज़रा बड़ी मुसीबत लगती थी बचपन में कि ये हमने क्यों पढ़ना है, हमारे घर पे क्यों आफ़त आई है, हमने क्यों शायरी पढ़नी है। लेकिन उसने जो अपनी पहली नज़्म लिखी थी वो वाटर थी, कि पानी जो है वो कहाँ से आता है और बाकायदा उस बच्चे को पता था 8-9 साल के को कि पानी पहले ये कहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, पानी ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। अभी भी मैंने उसके हाथ की लिखी हुई सँभाल के रखी है। तो जो यूरोपियन निज़ाम तालीम है उसमें हाँ, तो शायरी बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट से है। स्टार्ट से शुरू हो जाती है। बिल्कुल है। और दूसरा ये मैं यहाँ पे एक और मुझे मौका मिला है तो मैं बात कहती चलूँ कि ये श्योर। जो हमने बात कर रखी है ना कि साइंस अलग है और आर्ट्स अलग है। अब हुँ, देखिए नील्स बोहर जैसा साइंटिस्ट जिसका हुँ, ओढ़ना बिछोना जो है वो यही कुछ था, क्वांटम थ्योरी के लिए काम करना और इसकी ये जो अ, छोटी दुनिया है एटम की उसके साथ काम करना, मतलब उसकी ज़िंदगी इसमें गुज़री। लेकिन वो भी, और उसने अब लिखा कि मेरे जो वालिद थे वो हमें लंबी-लंबी नज़्में ज़ुबानी याद कराते हुँ, थे हुँ, और हुँ। खुद नील्स बोर को इतनी लंबी नज़्में आती थी, वाइकिंग्स की जो शायरी है वो उसको आती थी, नॉर्वेजियन शायरी उनको आती थी और वो लिखने का जो अंदाज़ था वो शायराना था। तो शायरी को, सुख़न को और साइंस को आप अलग-अलग नहीं कर सकते। और शायरी जो है मेरा ख़्याल है मश्क़ सुख़न की बात है, प्रैक्टिस की बात है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपका ज़हन जो है वो इंतज़ाब का अमल जारी होता है ना। जैसे नए शायर जो आते हैं, हमारे बच्चे अब जो लिखते हैं, टीनेजर आ रही हैं, अगर उन्होंने कभी मीर को ही नहीं पढ़ा, अगर उन्होंने कभी गालिब की चीज़ें नहीं देखी, अगर उन्होंने कभी हमारे जो हुँ, नए शायर हैं मजीद अमजद को नहीं देखा, राशिद को नहीं पढ़ा, तो आपके पास, अगर आपने अपने बैंक में कुछ डाला ही नहीं, तो हुँ, अपना क्रेडिट कार्ड डाल के कुछ निकाल नहीं सकते। अगर हुँ, ज़हन में हमने कुछ भरा नहीं, तो लफ्ज़ कहाँ से निकलेंगे? तो ये बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे बच्चे पढ़ें। और यूरोप में हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उसका एक तरीका है कि ट्रांसलेशंस हमें करनी पड़ेगी। हुँ, आप जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ की, एशिया की ट्रांसलेशंस यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ की ट्रांसलेशंस पाकिस्तान जानी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं पढ़ें। बहुत सारे लोग मुझे फ़ेसबुक पे लिखते हैं कि सुहन का सफ़र में जो आपने फलाँ चीज़ लिखी या जो आपका मज़मून था कि यहाँ ख़वातीन पे कितना मुश्किल और कितना कड़ा वक़्त गुज़रा है। हुँ, जैसे अभी मुहावरात की बात हो रही है, तो हुँ, इसके सिरे जो हैं वो मेसोपोटामिया तक गए हैं, यानी हुँ, जितनी पुरानी दुनिया है, उतने पुराने ये मुहावरात हैं। हुँ, तो अब बात ये है कि वो औरत जिसे इसने दबाया, यहूदियत ने दबाया, हुँ, जिसे ईसाइयत ने दबाया, जिसे मुआशरे ने दबाया, जिसे आइन ने दबाया,
वो आज कैसे खड़ी है, वो पूरे काद से कैसे खड़ी है, वो कैसे शाना बशाना मर्दों के काम कर रही है। ये शिकारी जिंदगी तो है नहीं कि हम्म, आपके पास एक आपको भाला चलाना आना चाहिए, आपको जानवर को मारना है। ये तो कंप्यूटर का जमाना है। एक हल्की सी क्लिक मेरा भाई भी कर सकता है, एक उतनी ही क्लिक मैं भी कर सकती हूँ। एक कमांड दे के वो बात कर सकता है, वही कमांड बिल्कुल, दे के मैं भी बात कर बिल्कुल, सकती हूँ। बिल्कुल। अब जो वक्त है ये अजहान की जब तक नहीं होगी ना, हमारे जहन जब तक पॉलिश नहीं होंगे, जब हम्म, तक हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज नहीं डालेंगे कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने जहनी सलाहियतें उतनी ही दी। जी, ये बिल्कुल। जंग यूरोपियन औरत ने लड़ी और हम्म। एशियाई औरत भी लड़ रही है, और बहुत लंबा रास्ता है आगे जाकर। तो ये अच्छा, ये आप बताइए मुझे कि इसके बावजूद जो आप कहती हैं कि दास्तान आज भी औरत की कहाँ बदली है, दुख वही रहते हैं, उन्वान बदल जाते हैं, तो हमारी जो एशियन औरत है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी 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 कहानियां, बड़ा बड़ा कुछ, हम आप चलें ऐसे माहौल में आगे, कुछ हमें अपने अपने हम प्रिविलेज्ड हैं एक लिहाज से, अल्हम्दुलिल्लाह कि ब्लेस्ड हैं कि हमें अपने घरों में माहौल भी मिल गया, हमें सपोर्ट मिल गई। इसके बावजूद हमने भी बहुत बहुत जगहों पर अपनी जंग लड़ी है और अभी भी अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो वो औरत जिसको, मैं इसलिए क्योंकि आपने फेमिनिज्म पे भी बहुत काम, वो औरत या फिर वो मर्द, मैं दोनों को ही लेती हूँ क्योंकि ये सिर्फ औरत वाली बात नहीं है। मैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बेचारा मर्द भी बहुत ज्यादा पिसा हुआ है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपनी इस जंग के लिए कितनी बहादुरी से अगर खड़ा होना चाहें, तो उनको क्या, अपने लिए, उनके लिए सिर्फ क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या तालीम चाहिए, या उनका विजन चाहिए, या उनको बाप की सपोर्ट चाहिए, या कुछ और? आपके ख्याल में क्या है? देखिए, सवाल आपका ये बहुत अच्छा है और इस सवाल के कई जुज़वी तौर पे मुझे जवाब देना पड़ेगा। हम्म, पहली बात तो ये देखिए, जो फ़ेमिनिज़्म है ना, इसका जो लफ़्ज़ ही गलत इस्तेमाल किया, ज़ाहिर है लैटिन से आया है और फ़ेमिनिज़्म के साथ जोड़ के औरत के साथ जोड़ दिया। हम्म, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आज का ज़माना है, आपको फ़ेमिनिज़्म की बजाय ह्यूमनिज़्म की बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, अभी आपने कहा, तो क्या मर्द जो है वो तकलीफ़ें नहीं उठाता? उठाता। आप ऐसे, मैं अगर अपने वालिद को देखूँ कि अपनी औलाद के लिए वो खुद उनकी ज़िंदगी कहाँ थी? मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उनके अखराजात करने हैं, उनको अफ़ोर्ड करना है, तो क्या वो कुर्बानी नहीं दे रहे? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ह्यूमनिज़्म की तरफ नहीं आते। हम्म, मर्द भी उतनी ही तकलीफ उठाता है, अगर वो एक अच्छा बाप है तो। हम्म, अब प्रॉब्लम क्या है कि चूँकि मेजॉरिटी जो है उसके साथ उसमें ख़वातीन को ही दबाया जाता है, और जो-जो भी मैं ये पढ़ रही हूँ मुहावरात, और जैसे-जैसे मैंने लोगों को देखना शुरू किया, नए-नए आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए, 3 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मसला ये है कि अभी तक ख़वातीन के साथ जो है बहुत कम, आटे में नमक के बराबर आपको मर्द ऐसे मिलेंगे, जो किसी भी औरत की तरक्की बर्दाश्त कर सकें। अगर मैं एक छोटी मिसाल लेती हूँ, अगर कोई भी अदबी नशिस्त हो रही है, उसमें अगर सदफ मिर्ज़ा सदारत कर देगी, तो वहाँ जो बाकी ज़ाहिर है लोग बैठे हैं, उनको नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल सीधी-सी बात है कि एक खातून जो है वो बाद में आई है, हमसे बहुत जूनियर है, इसने देर से लिखना शुरू किया, हमारे किताबें जो हैं वो 96 में छप गई थी, 90 में छप गई थी, तुम 2008 में आई हो, ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया। तो हम्म, मेरे लिए बेस्ट इसका तरीका ये था कि ऐसे इतराज़ात का जवाब जो है वो काम के साथ दिया जाए कि आप क्या हम्म, काम कर रही हैं। अपने आप की अपनी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जाए, पढ़ा जाए, अपना वक़्त ज़ाया ना किया जाए। और ये जो दौड़ लगी हुई है ना मुआशरे में, बिला वजह मर्दों को दुश्मन समझ लेना, और हम्म, ये इसीलिए तो ये जो नारेबाज़ी है, मैं उसके शदीद खिलाफ हूँ कि हम्म, ये जो नाराबाज़ी है, इसके लिए पहले आपको यूरोपियन फेमिनिज़्म, अमेरिकन फेमिनिज़्म, फेमिनिज़्म हर जगह अलग है। इथियोपिया का फेमिनिज़्म बिल्कुल अलग है, ठीक हम्म, है? आपके इंग्लैंड में ही अगर एमिली डेविसन जो है, वो ना उछलकर घोड़े के आगे आती और ना वो वोट का अपना हक हाँ, माँगती। औरतों ने अपने उनकी लाशों पे से गुज़र के बस उनको यहाँ बहुत यूरोप स्ट्रगल किया, इवन इधर अपने हमारे इंग्लैंड में बहुत बहुत स्ट्रगल है। और बात कर रही हूँ, एमिली डेविसन इंग्लैंड की थी। जी, जी, तो बिल्कुल। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक हम इल्म नहीं हासिल करेंगे और जब तक देने वाले जो हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी से हकूक दें, और लेने वाले पूरे एहसास के साथ हकूक लें कि जब हकूक ले आपको मिल जाते हैं, तो आपके ऊपर फ़राइज़ भी आयद हो जाती हैं। हम्म, आपने कहा कि आप होगी, मैं होगी, हम लोगों को हमेशा एक पूरा साइश माहौल मिला, एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ का माहौल मिला, पढ़ने की सहूलत मिली। बल्कि पढ़ाने वाले ऐसे थे कि जो डंडे से कहते थे कि भैया पढ़ लो, यूँ कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, किताबें आ रही हैं पाकिस्तान से, मेरे लिए आर्टिकल्स जो हैं वो कॉपी होकर आ रहे हैं। हम लोगों को वाक़ई बहुत ज़्यादा ये अल्लाह ताला का एहसान रहा। लेकिन
ये ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास ये सहूलियात नहीं थी वो नहीं कर सकते, वो हमसे कहीं ज्यादा इसलिए कर सकते हैं कि उनके अंदर एक लगन है, जो उन लोगों में लगन नहीं होती, जिनका ये ख्याल होता है कि चलो एक किताब हमने लिख ली, चंद शेर किसी ने लिखवा दिए, दो चार हमने गा लिए, हर जगह हमें बुलाया जाएगा, स्टेज पे बिठाया जाएगा और हम लोग जो है ना कठपुतली बन के हम्म, वहां पे बैठ, ये एक चीज यूरोप में हो गई है। और ये औरत के जो हकूक और फराइज हैं उसके लिए मैं ये समझती हूँ ये एक जहर कातिल है कि आप, हम्म, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी इसमें। श्योर, ये इरशाद, इरशाद। क्योंकि मैंने डैनिश अदब पढ़ना शुरू किया और डैनिश शायरात को मिली, तो उसमें ये था कि औरत को एक ऑब्जेक्ट समझ लिया गया और उसको बंद कर दिया गया सिर्फ इसी में कि वो इतनी हसीन हो, वो उसका वजन इतना हो, वो अपने पूरा असलहा जो है हमारा उर्दू शायरी का, ये औरत की अबरू ना हो तो इनकी तलवारें कहाँ से आए, इनकी आंखों को ना वो रखे सुरमा ना उसमें डालने तो इनके तीर कहाँ से चले, है ना। वो बेचारा शायर रात को नीम बिस्मिल पड़ा, हाय मैं मर गया, उसका हाँ उसने क्या करें मर्जी खुदा की। तो ये सुबह वही शायर फिर उठ जाता है और फिर वो अंडे प्याज बना बना के खाने खा रहा है। हम्म, मतलब हो क्या रहा है ना कि औरत कब समझेगी कि मैं एक जहन भी हूँ। तो शेर आपकी नजर करती हूँ। इरशाद, इरशाद। जुल्फो लबो आरिस के फसानों में नहीं हूँ, जुल्फो लबो आरिस के फसानों में नहीं हूँ, और मैं अब तेरी मर्जी के जहानों में नहीं हूँ। वाह, वाह, तू वाह। हुस्नो नजाकत की नुमाइश में ना उलझा, तू हुस्नो नजाकत की नुमाइश में ना उलझा, अब मैं तेरे तय करदा ठिकानों में नहीं हूँ। वाह, वाह, अपने वाह। ठिकाने खुद तय करने पड़ेंगे। आप हम्म, क्या करना चाहती हैं? अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो इस इल्म के जरिए आप एक सफराई करना चाहती हैं, हम्म, आप महाल खोलना चाहती हैं जिसके एक तरफ पे हमारे मर्द खड़े हैं। चार रिश्ते तो आपके साथ बंधे हैं, आपके बाप का, आपके बेटे का, आपके शोहर का, आपके बच्चे का। ठीक हम्म, है, चार रिश्ते तो आपके साथ बंधे हैं, बाकी रह गया मुआशरा। तो हम्म, मुआशरे ने सीखना है कि जहाँ ये रिश्तों का बंधन नहीं भी होता वहाँ इंसानियत का बंधन है। अगर एक औरत आपकी बहन नहीं है लेकिन आपको उसका एहतराम करना है, वो आपके हम्म, साथ जॉब करती है, वो आपके साथ बैठती है, वो आपके साथ काम करती है, आपको एहतराम करना सीखना होगा। हम्म, और जवाब में औरतों ने भी ये चीज सीखनी है। सीखेंगी क्या? जो हेरासमेंट हो रही है या जो जो चीजें हैं ये एक लंबी तवील बहस हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप रिवर्स साइकोलॉजी में मत आए कि मजलूमियत के कुएं से आप एक जकंद भरी है और पूरा दूसरा टर्न लेते हुए ना आप जालिम की सफ में जाके खड़े हो गए हैं। हम्म, और आपने अपने बच्चों को ये कि भी मरते होते ही ऐसे हैं। अब मुहावरों की बात हो रही है, हम यूरोपियन मुहावरे करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ मुहावरे कम है? मर्द जो है सरहाने का सांप है, हाँ, ऐसे बनाना है ना, हाँ, दोनों तरफ से देखना है ना। अगर औरत पैर की जूती नहीं है तो मर्द भी सरहाने का मर्द भी सांप है। सिरहाने का सांप नहीं है। वो जो जमाना था ना वो गुजर गया कि मर्द जो है बस उसको बीसी और घीसी, यानी औरत 20 बरस की होती है तो घिस जाती है, और मर्द साठा है और पाठा है, वो 60 साल की उम्र में भी जवान है। उसके पीछे एक तहजीबी पस मंजर है। उस एग्जैक्टली। जमाने में क्या यूरोप और क्या एशिया, 14 साल की बच्ची जो है वो माँ बन जाती थी। हम्म, छोटी उम्र, और बायोलॉजिकली औरत का जो जिस्म है, जो उसकी बच्चादानी है, जो उसका निजाम तौलीदी निजाम है, जो उसका जो है जिनसी निजाम है, अभी उसका से नहीं तैयार हुआ और साल के साल वो बच्चा पैदा करेगी, तो हम्म, 20 बरस तक आने आने तक तो जाहिर है उसका जो निजाम है वो हाँ, मुसलसल हो जाएगा खत्म। जाहिर है फिर उसमें शीरे मादर भी उसमें चलता है। तो मर्द जो है उस जमाने में यही था ना कि वो अच्छा खाना आए तो पहले मर्द को दो। ये हम्म, मैं अपने बड़े सगीर की एक बात कर रही हूँ, यूरोप हाँ, में ये भी तो हमारा यही जो है बिल्कुल, हाँ। था। जब काश्तकारी का काम था, जब मैं जर्मन की मुहावरे पढ़ती हूँ या इटालियन पढ़ती हूँ या हम्म, मैं उसके पढ़ रही हूँ यूनानी और अब मेसोपोटामिया के, तो यही चीज थी कि मर्द के साथ ताकत है कि उसको हम्म, बाहर के काम करने हैं, उसको खाना अच्छा दो, उसको घी अच्छा मिलना चाहिए, पनीर अगर आप पढ़े मेरी तहजीब की कि पनीर खाना चाहिए। फिर एक देवी है वो चरवाहे पे आशिक हो गई है क्योंकि उसको पनीर मिलता है। तो इबादियात और आपका जो पेट है, ये हम्म, दोनों चीजें साथ सही चलनी है। है। ये देखिए इतनी खूबसूरत गुफ्तगू है लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। मेरा ख्याल है कि लास्ट का हमारे पास 1 मिनट है और मुझे पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया है और मुझे भी इतना नहीं पता चला, लेकिन मजा मेरा आ रहा पैगाम यही है कि जो खवातीन हम काम कर रही हैं, जो शायरात हैं, जो मुसन्निफात हैं, उनको जब तक अपने सामने एक गोल नहीं रखेंगी पॉजिटिविटी का, जब है। तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर ये इकदामात नहीं करेंगी जहनी तौर पर, क्योंकि हमने जो कुछ करना है उससे हमारे साथ के लोगों को फायदा हो, हमारे कुलीग्स को हो, हमारे साथ चलने वाले मर्द और औरत को यकसा हो, जो आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं तो यकसा हो। और आने वाली नस्लों के लिए हमने क्या किया है, ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसमें औरत या मर्द होना कोई आपका जरूरी नहीं। लेकिन ये बात मुझे कहने दीजिए कि दास्तां
आज भी औरत की कहाँ बदली है, दुख वही रहते हैं, उन्वान बदल जाते हैं। तो ये भी चल रहा है, अभी चल बहुत रहा लंबा समय। है। बहुत शुक्रिया सदफ, इतना मजा आया। और मैं ये कहूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं हर अपने शो में क्योंकि ये सलीम खान गिन्नी साहब के नाम पे है, उनका मैसेज भी, तो उनका भी एक ह्यूमनिज्म का एक विजन था, और उन्होंने उस जमाने में और सारी जिंदगी अपना वही रखा। तो आज की शो पे आखिरी बात, आपका मैसेज मैंने ले लिया, तो मैं यही कहूंगी, हम हमेशा से, हम इंग्लैंड की औरत को रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ, आप पूरे यूरोप की औरत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम रिश्तों को भी लेके चलने वाली हैं, हम अपने बापों की इज्जत को भी लेके जानने वाली हैं, हम अपने खामदों का, जहां जहां जो हमारा पॉजिटिविटी हमने देनी है, और ह्यूमनिज्म को लेके जाना है। थैंक यू सो मच, आपका इतना बहुत मजा आया, शुक्रिया, हमारे नाज़रीन इतना का बहुत मजा शुक्रिया, आया। उन्होंने इतना वक़्त निकाला कि हमारी जो है ना सीधी-सीधी जिसे कहती है ना वो गुफ्त खरी-खरी सुनने का खरी हौसला खरी। उन्होंने रखा, उनकी भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और यकीन कीजिए कि आखिरी मेरे अल्फ़ाज़ फिर दोबारा यही हैं कि हमें जो कुछ करना है उसमें पॉज़िटिविटी को, उसमें तवाज़ुन को, हाँ। जब तक आपके हाथ में तवाज़ुन नहीं है, आपके अल्फ़ाज़ में एक फ़िक्री सोच ऐसी नहीं है कि जो आपके कारी तक जाए, तो वो उसको अंदर से गमगीन ना करे, दिलगीर ना करे, उससे तैश ना दिलाए, उसे बैठ के सोचने पे मजबूर करे कि एक शायर या एक इंसान जो इस आग में से गुजर के हमारे पास आया है, हो सकता है उसके पास कुछ ज्यादा तजुर्बा हो, वो कुछ ज्यादा जल चुका हो, उसकी रोशनी कुछ ज्यादा हो चुकी हो। तो मेरा यही पैगाम है कि रोशनी फैलाइए जहां तक हो सके। थैंक यू सो मच सदफ, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी सदफ मिर्ज़ा, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया था हमारे से कोपनहेगन से। बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा फिर आऊंगी एक नए मेहमान के साथ।